अस्सलाम वालेकुम। एएमएम की कॉरपोरेटर सहर शेख के वालिद यूनुस इकबाल शेख से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बारे में बड़ी अपडेट आ रही है जो सियासी माहौल में तेजी से गर्माहट पैदा कर रही है। और जहां एक तरफ इल्जामों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ यूनुस शेख ने खुद सामने आकर अपना मजबूत मौक़िफ़ पेश किया है और कहा है कि वो जल्द ही तमाम इल्जामात का जवाब देंगे। थाने से सामने आई इस खबर के मुताबिक एएमएम की कॉरपोरेटर सहर शेख के वालिद यूनुस इकबाल शेख पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने एक जाली यानी फेक कैस्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया और इसी बुनियाद पर अपनी बेटी के लिए ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हासिल किया। इस मामले ने उस वक्त और ज्यादा तवज्जो हासिल की जब थाने के तहसीलदार दफ्तर ने इस सिलसिले में क्रिमिनल केस दर्ज करने की सिफारिश की। ये सिफारिश थाने के तहसीलदार उमेश पाटिल की तरफ से की गई एक तफ्तीश के बाद सामने आई, जहां इन्होंने एक शिकायत की बुनियाद पर पूरी जांच की। ये शिकायत सिद्दीकी फरहा सबब अहमद की तरफ से की गई थी, जो एनसीपी की तरफ से सहर शेख के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी और मुमरा के सिविक इलेक्शन में हार गई थी। इलेक्शन के बाद उसने सहर शेख का कैस्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को चैलेंज किया, जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। इस पूरे केस पर बात करते हुए यूनुस शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह तमाम कंट्रोवर्सी असल में सियासी दुश्मनी का नतीजा है। इनका कहना था कि इनकी बेटी की सियासी तरक्की और इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को मुखालिफिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से इन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि ये अपने स्टैंड को साबित करने के लिए असली और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। यूनुस शेख ने मीडिया को यह भी कहा कि सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए और वह तमाम इल्जामात को ऐसा जवाब देंगे जो इनके मुखालिफिन के लिए एक मजबूत और मौसर जवाब होगा। इन्होंने यह भी वाज़ेह किया है कि अभी तक तहसीलदार की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, कोई फाइनल ऑर्डर या फैसला जारी नहीं हुआ है, इसलिए इन पर सीधा इल्जाम लगाना या इन्हें मुजरिम करार देना ठीक नहीं है। इसी बीच एक और पहलू भी सामने आया है, जब सहर शेख खुद पिछले 2 दिन से मीडिया की नजरों से दूर रही, लेकिन इसी दौरान इन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया जिसमें सिर्फ गेम ओवर लिखा गया था। यह मैसेज उस वक्त आया जब इन्हें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच देखते हुए देखा गया, जिससे इस पूरे मामले में और भी सस्पेंस और सवालात पैदा हो गए हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट जो 25 मार्च को सब डिविजनल ऑफिस को सबमिट की गई थी, उसमें कहा गया कि यूनुस शेख के प्रीमा फेसी यानी कि पहले नजर में 4 सरकारी इदारों को गुमराह किया। इनमें स्टेट इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनका 2011 का ओबीसी सर्टिफिकेट सरकारी फॉर्मेट के मुताबिक नहीं था, उस पर एसडीओ का जरूरी सिग्नेचर नहीं था और उसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी मेंशन नहीं किया गया था, जो कि एक बड़ी कमी समझ जाती है। अथॉरिटीज की जांच में यह भी पता चला है कि यूनुस शेख के वालिद और चाचा असल में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के कैस्ट सर्टिफिकेट एक्ट 2000 के मुताबिक जो लोग दूसरे स्टेट से माइग्रेट होते हैं उन्हें फॉर्म 10 के तहत सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन इल्जाम है कि यूनुस शेख ने डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करके फॉर्म 8 के तहत सर्टिफिकेट हासिल किया, जो सिर्फ नेटिव रेसिडेंस के लिए होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूनुस शेख ने अपने इसी प्रीमा फेसी फेक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर 2018 में अपनी बेटी सहर शेख के लिए भी कैस्ट सर्टिफिकेट हासिल किया। यह भी एक अहम बात सामने आई, जबकि इनका घर थाने में था, फिर भी सहर शेख का सर्टिफिकेट मुंबई सिटी कलेक्टर के ऑफिस से बनवाया गया, जो अपने आप में एक और सवाल खड़ा करता है। तहसीलदार की तरफ से यह भी सिफारिश की गई है कि तमाम सर्टिफिकेट को फौरन कैंसिल किया जाए और सहर यूनुस शेख के खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। यह सिफारिश इस बात की तरफ इशारा करती है कि मामला काफ़ी संगीन है और इसमें कानूनी कार्रवाई का इम्कान भी मजबूत होता जा रहा है। इस मामले को लेकर वारिस पठान से भी मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वारिस पठान का जवाब यही था कि उन्हें इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर कोई जानकारी मिलती है तो इस पर वो अपना जवाब जरूर रखेंगे। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या सहर शेख वाकई अपने दावों को साबित कर पाते हैं या फिर तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। आने वाले चंद दिन में इस मामले में और कई सारे खुलासे होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि एक काउंसलर को, एक कॉर्पोरेटर को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, तो एमएलए बनने के बाद या एमपी बनने के बाद क्या बर्दाश्त करेंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने वाले भी मुसलमान ही हैं। यानी महाराष्ट्र का आलम यह हो चुका है कि गिनती भर के मुसलमान चुने गए हैं, चाहे वो काउंसलर रहो, एमएलए रहो या एमपी रहो। एमपी तो बहुत कम ही हो चुके हैं आजकल, लेकिन अपने ही लोग अपने लोगों की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सहर यूनुस के 2 बातों से जो है अंधभक्तों को काफ़ी मिर्ची लगी थी। इन्होंने पहला बात ये कही थी कि मुमरा को हरा कर देंगे। इनका मकसद ये था कि इनका जो पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है उससे हरा करेंगे, लेकिन उसको भी गलत तरीके से लिया गया। बाद में इनके एक डायलॉग को वायरल किया गया जिसमें इन्होंने बस यही कहा था कि कैसा हराए। इनका अपोजिशन में जो खड़ा था उसको इन्होंने कहा था, लेकिन बीजेपी वाले वो भी दिल पे ले लिए। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कांग्रेस लीडरों से ज्यादा बीजेपी के लीडरों से मुलाकात करते हैं। दिल्ली में एक दिलचस्प सियासी मंजर देखने को मिला जब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी
एनडीए के लीडर्स के ब्रेकफास्ट मीटिंग में शिरकत करते हुए नजर आए। ये मुलाकात आम सियासी मुलाकातों से थोड़ी अलग समझी जा रही है क्योंकि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस मीटिंग में इनकी मौजूदगी ने कई सवाल पैदा कर दिए। इस दौरान सेंट्रल मिनिस्टर भूपति राजू श्रीनिवास की तरफ से दिया गया दावत में भी रेवंत रेड्डी शामिल हुए, जहां तेलंगाना बीजेपी एमपी लक्ष्मण, सेंट्रल मिनिस्टर राम मोहन नायडू, कुमारस्वामी और पेमासानी चंद्रशेखर, तेलुगु देशम पार्टी के एमपी, आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर पय्यावुला केशव और आंध्र प्रदेश डिप्टी स्पीकर रघु रामाकृष्ण राजू भी मौजूद थे। इस पूरी गैदरिंग में मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लीडर एक ही जगह पर नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर ही रही। आम लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर इतनी बार बीजेपी के लीडर के साथ क्यों नजर आ रहा। कुछ लोग इसे सियासी स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, जहां एक तरफ दोस्ती और रवाबित को मजबूत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सियासी फायदे भी देखे जा रहे हैं। पब्लिक में यह कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है कि क्या रेवंत रेड्डी सिर्फ एक सियासी रवाबित बना रहे हैं या फिर इनकी सियासत का रुख धीरे धीरे बदल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं, जहां कुछ लोग इसे पॉजिटिव डिप्लोमेसी कह रहे हैं तो कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते नजर आ रहे हैं। आज के दौर में सियासत सिर्फ पार्टी तक महदूद नहीं रही, बल्कि पर्सनल रिलेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अहमियत रखते हैं। यह भी मुमकिन है कि यह मुलाकात सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्टेट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिस्कशन के लिए हो, लेकिन जब एक मुख्तलिफ आइडियोलॉजी की पार्टी का लीडर बार बार दूसरी पार्टी के लीडर के साथ नजर आए तो आवाम के जहन में सवालात पैदा होना फितरी बात है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में रेवंत रेड्डी इस पर क्या वजाहत देते हैं और क्या यह मुलाकात सिर्फ एक सियासी डिप्लोमेसी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। इसके अलावा शहर हैदराबाद में चोरी के मामलों में भी काफी इजाफा देखा गया है। हैदराबाद के मियाँपुर इलाके से एक हैरान कर देने वाली चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां आधी रात के वक्त दो नामालूम अफराद ने एक होलसेल सिगरेट शॉप को निशाना बनाया। चोरों के निशाने पे बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है, बल्कि पान डब्बे चोरों के निशाने पे है, किराना दुकान चोरों के निशाने पे है। हो सकता है कि उनके काम के सामान यानी सिगरेट जैसी चीजें यहीं पर इन्हें मिले। ये वाकया हफीजपेट के मर्तानंद नगर एरिया के अंदर पेश आया, जहां दोनों मुलजिम एक गाड़ी में आए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए दुकान का ताला तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने दुकान के अंदर घुसने का मौका मिला, उन्होंने यहाँ रखी कैश रकम, सिगरेट कार्टून्स और दूसरे महंगे सामान को जल्दी जल्दी जमा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी की टोटल कीमत लाखों रुपए में है, जिसकी वजह से दुकानदार को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये पूरा वाकया कुछ ही मिनट में अंजाम दिया गया और मुलजिम बिना किसी रुकावट के यहाँ से फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार ने यहाँ पर आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि पूरा एरिया में हलचल मच गई और फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। मियाँपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की तहकीकात तेजी से चल रही है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी बारीकी से चेक कर रही है ताकि मुलजिमों की पहचान हो सके और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या इस चोरी के पीछे किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का हाथ है या फिर ये एक प्लान्ड इंडिविजुअल क्राइम था। यह वाकया ने लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि आधी रात के वक्त इस तरह के वारदात सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं। एक तरफ पूरे शहर भर में चबूतरा मिशन चल रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। लोग अब ज्यादा होशियार रहने की बात कर रहे हैं और अपनी दुकानों और घरों की हिफाजत के लिए एक्स्ट्रा एहतियाती कदम उठा रहे हैं। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि मुलजिमों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में ना बताऊं जो दर्जा में सलात, सोम और सदक़े से भी ज्यादा अफजल है। सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं, जरूर बताइए। आपने फरमाया, वो आपस में मेल जोल करा देना, इसलिए कि आपस की फूट दीन को मुड़ाने वाली है। तिरमिज़ी 2509। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।